स्विच। ठीक है, तो रन टाइम में डायनेमिकली एलिमेंट्स ऐड करने हैं डॉम में। आपको एक रेडियो बटन के बेस पर, रेडियो बटन में सिलेक्शन है, उसके बेस पे नया एलिमेंट ऐड करना है आपको। रन टाइम में आपकी आपकी टेबल में कलेक्शन एरे है, उसमें 15 एलिमेंट है तो 15 रो ऐड करनी है, 4 है तो 4 करनी है, हम एक रिमूव करते हैं तो एक रो रिमूव करनी है। इस तरीके का कुछ काम करना है, तो मतलब वहां पर हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करते हैं। और फिर एनजी स्विच भी वैसे है, स्विच केस की तरह से यूज होता है। तो जो जैसे हम बेसिक पढ़ा है, तो रेजर सिंटेक्स जहाँ यूज कर रहे थे, फॉर ईच लगा रहे थे, एट द रेट, ये वैसा ही है। ठीक है, और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव आपको पता है, ब्रैकेट, जहां पर भी प्रॉपर्टी बाइंडिंग आप कर रहे थे। ठीक है, अपीयरेंस और बिहेवियर, बेसिकली एनजी क्लास और एनजी स्टाइल, ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी बाइंडिंग के टाइप इनका इंट्रो ले लिया था कि जब हम प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए एट्रीब्यूट्स, जो भी एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, जो आपके एचटीएमएल टैग्स है उनके एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे बॉडी टैग है तो बॉडी टैग में, या फिर एक इनपुट एलिमेंट है तो एट्रीब्यूट्स को एंगुलर एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट करने के लिए एट्रीब्यूट बाइंडिंग। तो हम प्रॉपर्टीज को जब ब्रैकेट से कवर करते हैं तो वो एंगुलर प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट होती है और वो आपको डायनेमिक ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वहां पर हम एट्रीब्यूट बाइंडिंग यूज करने के लिए, जो बेसिकली इनका यूज जो है, तो ये आपका है कंपोनेंट डायरेक्टिव है विद अ टेम्पलेट व्यू, और कंपोनेंट कंपोनेंट डायरेक्टिव जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनका एक टेम्पलेट्स होता है। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव आपके लेआउट में डायनेमिकली ऐड और रिमूव करने हैं डॉम एलिमेंट्स, उसके लिए यूज हो रहा है। और एट्रीब्यूट अपीयरेंस के लिए, अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट को डायनेमिकली चेंज करने के लिए यूज होते हैं, इसके लिए हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये वाला पार्ट तो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल पे आते हैं। स्ट्रक्चरल में पहला डायरेक्टिव होता है एनजी फॉर। एनजी फॉर का सिंटेक्स क्या है? एनजी फॉर का सिंटेक्स आपको पहले, इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉमन मॉड्यूल। कोई भी डायरेक्टिव आपको यूज करना है तो लाइब्रेरी चाहिए कॉमन मॉड्यूल। अगर आप कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करोगे तो यू कैन नॉट यूज इट। जिस भी कंपोनेंट में, हर कंपोनेंट में, क्योंकि हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आप जिस भी कंपोनेंट के व्यू पे इसे यूज कर रहे हो, दैट कंपोनेंट मस्ट इंपोर्ट कॉमन मॉड्यूल लाइब्रेरी। ठीक है, कॉमन मॉड्यूल लाइब्रेरी आपको ऐड करना पड़ता है। इट रिपीट्स आपका पोर्शन ऑफ एचटीएमएल कलेक्शन को, जैसे आपके पास में एक स्टूडेंट डिटेल्स है, या फिर आपके पास में आपको एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है रन टाइम में, तो एक तो है आप सेलेक्ट ऑप्शन यूज करते हो, आपके पास में सेलेक्ट है ना ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, सेलेक्ट के अंदर फिर हम रन टाइम में डालते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस हम जब एचटीएमएल में लिखते हैं तो हमें स्टैटिक लिख रहे हैं। अगर मेरे को 4 ड्रॉप डाउन में 4 लिस्ट एलिमेंट है तो 4 ऑप्शंस देने पड़ेंगे। अब कलेक्शंस के थ्रू आ रहा है तो प्रोग्राम के थ्रू जनरेट होना है, तो हम एनजी फॉर लिखते हैं। तो इसका सिंटेक्स एनजी फॉर लेट कस्टमर ऑफ कस्टमर, तो वो ऑटो जनरेट कर देगा आपकी जो भी डिटेल्स है, वो ऑटो जनरेट करने के काम आता है। दूसरा होता है आपका एनजी स्विच। एनजी स्विच के साथ में, एनजी स्विच जो है वो आपका डायरेक्टिव है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, और इसके साथ में यूज होते हैं एनजी स्विच केस एंड एनजी स्विच डिफॉल्ट। ये आपके स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स है जो यूज होते हैं। स्विच केस होता है, जस्ट आपने प्रोग्रामिंग में आप पढ़ते हो स्विच केस, तो स्विच लिख रहे हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन, केस एक्सप्रेशन और डिफॉल्ट के लिए एनजी स्विच केस यूज होता है। ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका एनजी इफ, कंडीशनल बेस्ड होता है। एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर आपको डायरेक्टिव ऐड करना है या रिमूव करना है तो एनजी इफ यूज करते हैं। एनजी इफ के साथ इसका एल्स डायरेक्टिव भी यूटिलाइज होता है। एल्स के लिए हम वहां पर डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव आपके एनजी क्लास और एनजी स्टाइल हो जाएंगे। हम इसके अलावा कस्टम डायरेक्टिव्स भी ऐड कर सकते हैं जब आपको चाहिए। तो पहले एनजी फॉर देखते हैं। एनजी फॉर, एनजी फॉर डायरेक्टिव आपको यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जांपल क्या करना है, पे आ जाओ, तो एंगुलर डिफाइन करने के लिए आपको कॉमन मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, कॉमन मॉड्यूल, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक एरे है,
या आप नॉर्मल ही क्रिएट कर सकते हो। तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट, आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, तो अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, एल आई और एल आई पे डिफाइन करते हैं। तो ये एल आई टैग आपको ऑटो जनरेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल आई फिर स्टार एन जी फॉर इक्वल टू लेट सिटी ऑफ सिटीज। यहाँ पर हम जो प्रोवाइड करेंगे वो आपकी, और फिर आप यूज कर लीजिए, चाहे तो आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज कर लीजिए या इंटरपोलेशन यूज कर लीजिए। सिटी ठीक है। तो एक लिस्ट क्रिएट कर दी, ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने क्रिएट की थी, तो ड्रॉप डाउन आ गया। अगर आपको सेलेक्ट चाहिए था, एफ कैपिटल, गेट ड्रॉप डाउन। ठीक है, आपको आपके पास में एक एरे है और
तो जो भी रिपीटेटिव कंटेंट है वहां पर हम NG फॉर अप्लाई करते हैं। तो टेबल ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो अब रन टाइम में आप जो यहाँ पर जो भी डेटा ऐड करेंगे, मैं एक प्रॉपर्टी और ऐड करती हूँ या एक रिमूव करते हैं। ये आपकी कलेक्शन एरे है, बटन है, आप बटन के थ्रू उसमें डेटा मतलब एक रिकॉर्ड नया ऐड कर रहे हो, रन टाइम बैकएंड से कुछ भी डेटा है, वॉट एवर डेटा इट विल क्रिएट दैट प्रॉपर्टी। ये है आपका NG फॉर। ठीक है, ये तो आपका NG फॉर है, लेकिन NG फॉर आगे क्या करता है हमारे लिए? NG फॉर इसके अलावा आपको कुछ लोकल वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है। NG फॉर एक्सप्रेस सेवरल वैल्यूज विच हेल्प टू फाइन ट्यून, आपका डिस्प्ले जो है उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। जैसे वो आपको इंडेक्स प्रोवाइड करता है, इंडेक्स को हम यूज कर सकते हैं जब आप बूटस्ट्रैप वगैरह यूटिलाइज करते हो डायनेमिकली किसी पर्टिकुलर करंट एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट आप एक्टिव एलिमेंट कौन सा है या मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, या रन टाइम में नंबर जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। ये आपको प्रोवाइड करता है काउंट। काउंट आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कलेक्शन प्रोवाइड करेगा। आपको पता करना है टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो आप काउंट यूज कर सकते हो। फिर इसके अलावा प्रोवाइड करता है फर्स्ट, ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज है, फर्स्ट लास्ट इवन एंड ऑड। फर्स्ट लास्ट इवन एंड ऑड आपको प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट बूलियन, ये चारों बूलियन वैल्यूज है। अगर आप पहले एलिमेंट पे हो तो फर्स्ट विल बी ट्रू, उसके बाकी के लिए सबके लिए फॉल्स होगा। वैसे ही लास्ट है, लास्ट एलिमेंट के लिए ट्रू प्रोवाइड करता है। इवन और ऑड आपको इवन रोज और ऑड रोज के लिए, जैसे 0 2 4 इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो वो इवन के लिए ट्रू होंगे, ऑड ऑड के लिए। तो आप डिफरेंट जैसे शेडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, आपको बैंडेड रोज प्रोवाइड करनी है, टॉप रो या लास्ट रो को अलग तरीके से फॉर्मेट करना है, तो वहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं।
आप इंडेक्स प्रोवाइड, अब इनको इंडेक्स इन वेरिएबल्स को आप ट्रैप कैसे करोगे? तो इनको ट्रैप करने के लिए क्या करते हैं, आपको लोकल वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे और उस वेरिएबल में हम इस आई को यूटिलाइज करते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे सिटीज लिखा है आपने, अब इसके आगे सिटी का नंबर प्रिंट करना है आपको साथ साथ। तो सिटीज, फिर यहाँ सेमी कोलन, फिर लेट आई इज इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, तो अब आई को आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, आई। 1 2, तो ये इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इंडेक्स जो है वो आपकी 0 नंबर से स्टार्ट होगी। इफ यू वांट यू कैन डू 1, यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हो सिटी, सिटी 1 2 3 4। ठीक है, तो दैट वे आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर ये हुआ आपका इंडेक्स। इंडेक्स आपको ऑड और इवन वेरिएबल्स को अलग तरीके से फॉर्मेट करना है, तो आप ऑड और इवन यूटिलाइज कर सकते हो एनजी क्लास। तो लेट्स से कि हमने क्या किया, दो क्लास क्रिएट करी, जैसे रेड और ग्रीन ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड था। अब इसी को ले लेते हैं, पिछली क्लासेस में हमने ये डिफाइन किए थे। एनजी फॉर के अंदर लेट ओ इज इक्वल टू ऑड। एट्रीब्यूट बाइंडिंग भी हमारी साथ साथ ही हो रही है। एनजी क्लास में हम मल्टीपल क्लास प्रोवाइड करते हैं, जिसके आगे ट्रू होता है वो अप्लाइड होती है। ठीक है, तो ट्रू होगा तो अप्लाई होगा, तो ट्रू होगा, जो सा ट्रू होगा वो अप्लाई होगा। वो ऑड रोज को रेड कलर में करना है और इवन रोज को ग्रीन कलर में अप्लाई करना है। तो यू कैन सी आपकी ऑड रोज और इवन रोज अलग अलग कलर्स में फॉर्मेट होंगे। तो दिस इज आपका डायनेमिकली, आप इसे डायनेमिकली चेंज कर सकते हो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पर, या फिर आप केवल वहीं पर यूज करना है। फर्स्ट एंड सेम वे में आप फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट भी आपके वैसे ही यूटिलाइज होते हैं। तो ये आपका एनजी फॉर है। एनजी फॉर इसके अलावा एक और ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ट्रैक बाय। ट्रैक बाय क्या होता है? ट्रैक बाय जो है बेसिकली जब हम एपीआई से डेटा लेंगे तब यूटिलाइज होता है। ये आपका इंडेक्स मेथड को यूज करता है जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कंपेयर एलिमेंट्स को डॉम नोड्स में। तो व्हेन यू ऐड एन आइटम और रिमूव एन आइटम, द एंगुलर विल ट्रैक इट एंड अपडेट ओनली द मॉडिफाइड आइटम्स इन द DOM. It does not render the entire list. होता क्या है, जब आप यहाँ पर रिकॉर्ड्स अपडेट करोगे तो हमारा जो DOM बनता है, यहाँ पर आपके लिए जो भी टेब कंटेंट्स शो हो रहे हैं ना, टेबल क्रिएट हो रही है और टेबल में रिकॉर्ड्स नए अपडेट हो रहे हैं। तो जब अगर मैं रन टाइम में यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ऐड करती हूँ या एक एलिमेंट डिलीट करती हूँ, तो ये अगर मैं एक एरे ले लूँ तो मुझे थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा।
इधर आप कंस्ट्रक्टर बनाओ या फिर यहीं पर इसे डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। बिना इनिशियलाइज करे ये चलेगा नहीं। नॉर्मली हम कंस्ट्रक्टर्स ही क्रिएट करते हैं। ओके ओके ओके, ब्रैकेट की इशू है।
to add an element. तो मैंने सिंपल से दो मेथड्स क्रिएट किए जस्ट टू शो समथिंग, रिमूव और डिलीट रेंडमली। पहला एलिमेंट्स रिमूव कर रहे हैं, एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो व्हेन यू विल क्लिक ऑन ऐड, ये हमारा टेबल एलिमेंट्स है ना, ये ऑलरेडी गेटेड एलिमेंट है। जब आप ऐड रिकॉर्ड करते हो तो वो जस्ट एक रिकॉर्ड ऐड करता है, रिमूव करते हैं तो वो वाला रिकॉर्ड डॉम में से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो रन टाइम में जब आपकी लिस्ट जो है पॉपुलेट होती है, चेंज होती है, तो एंगुलर फास्ट इनपुट इसलिए है क्योंकि वो पूरा का पूरा एंगुलर एरे को, मतलब जो पूरी आपकी कलेक्शन आ रही है उसको पूरा, ये जो टेबल कंटेंट है बार बार पूरा का पूरा कंटेंट ऐड और रिमूव नहीं कर रहा है कि एक एक रो को फिर से रिफ्रेश कर रहा हो। वो सिर्फ वो रो हटाता है या ऐड करता है जो हम ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं। तो इससे आपके एडिशन, अगर मान लो 1000 रिकॉर्ड्स हैं और अगर 1000 के 1000 रिकॉर्ड फिर से रिफ्रेश होते हैं ना तो टाइम लगेगा। ऐसे पहले तो डेटाबेस में से थर्ड पार्टी या उससे आ रहा है, फिर वेब के थ्रू आ रहा है, तो टाइम लगेगा। तो ये फास्टर करता है। तो ये एंगुलर नॉर्मली इसी तरीके से काम करता है। तो हाँ, जो स्लाइड्स लगे हैं वहाँ पे वो भी लगा सकते हैं स्लाइड्स फॉर्म। अभी मुझे एक रिकॉर्ड एक से ज्यादा भी कर सकते हो आप इस तरह से। मेथड्स है वो टाइप स्क्रिप्ट है, आप चाहे जो भी उसकी स्क्रिप्टिंग है ना, जावास्क्रिप्ट कमांड है। उसका एंगुलर से कोई मतलब नहीं है। तो एंगुलर यूजेस द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई टू कंपेयर द एलिमेंट्स। हम एक्चुअली तो ये यूज करेंगे नहीं, हम लोग तो सिर्फ एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कॉल करते हैं डिलीट करने के लिए, गेट डिलीट या जो भी है ना वो कॉल करते हैं। हम एंगुलर में ये लॉजिक्स नहीं देते हैं। आइए, मुझे सिर्फ शो करना था इसलिए दिखा रही हूँ कि रिमूव करना है। Hence, when add an item or remove an item, Angular will track it and update only the modified items in the DOM. It does not render the entire list. But this fails जब आप backend server पे काम करते हो। अभी ये सही चल रहा है, पर ये डेटा जब आपका बैकएंड सर्वर से आता है, मतलब हम अभी हमने मैन्युअली लिस्ट जो है हमारी वो भी इसी की मेमोरी में है, एंगुलर के आपके एप्लीकेशन की मेमोरी में है, क्योंकि हमने कलेक्शन यहाँ पर क्रिएट किया है ना। ये कलेक्शन इसके मेमोरी में क्रिएट हो रहा है, बट ये कलेक्शन एज सच आप जब एपीआईज को गेट करोगे वहां से नहीं आता है। हर बार आपकी लिस्ट जो है वो रिफ्रेश होती है, तो बिकॉज द रिट्रीव ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। जितनी बार भी आप रिफ्रेश कर रहे हो, जब भी हम ऐड करेंगे अपडेट करेंगे डेटाबेस पे, तो आपने एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी आपकी एपीआई को, एपीआई डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, डेटाबेस में वो ऐड और अपडेट और व्हाटएवर इंफॉर्मेशन करेगा। वहां से तो डेटाबेस में हुआ, मेमोरी में नहीं हो रहा है, आपकी ब्राउजर मेमोरी पे नहीं हो रहा है, तो ट्रैकिंग कैसे होगी? तो वो हर बार पूरी लिस्ट रिमूव करेगा, हर बार पूरी की पूरी लिस्ट रिफ्रेश करता है, सिंपली रिमूव्स दीज एलिमेंट्स फ्रॉम द डॉम एंड रिक्रिएट इट। तो एंगुलर क्या करेगा, वो ऐसा कर नहीं सकता, तो वो पूरा का पूरा लिस्ट को रिक्रिएट कर रहा है, एवरी टाइम रिक्रिएट करेगा। तो जैसे अभी 4 रिकॉर्ड्स है, 5 रिकॉर्ड्स है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो स्लो हो जाएगा। और एंगुलर, और हमें फास्ट रिस्पॉन्सिव डेटा चाहिए, तो उसके लिए एंगुलर ने आपको एक मेथड एलजी फॉर के साथ देता है, ट्रैक बाय। ट्रैक बाय क्लॉज क्या करता है, दिस प्रॉब्लम बाय टेलिंग एंगुलर हाउ टू आइडेंटिफाई सिमिलर एलिमेंट्स। Angular will use the value returned by the track by function to match the elements returned by the database and update the DOM elements without recreating them। तो इसके लिए हम यहाँ पर track by यूज करते हैं, और track by के साथ हम एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। आप फंक्शन का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है कोई यूनिक वैल्यू। तो डेटाबेस के केस में जब आप बात कर रहे हो तो जनरली हम क्या लेते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की को लेकर स्टोर, तो मतलब आपको एक ट्रैक बाय एक फंक्शन
जावास्क्रिप्ट में आपकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और हम उस फंक्शन को, वो फंक्शन आपका इंडेक्स हमने स्टोर की थी, बताया, वो हर रिकॉर्ड के लिए एक इंडेक्स दे रहा है ना, और इंडेक्स आपको एलिमेंट रिटर्न कर देगा। तो आइटम डॉट टाइटल, यहाँ पर हम कुछ यूनिक प्रॉपर्टी रिटर्न करवाते हैं। क्या रिटर्न कराएंगे? यूनिक प्रॉपर्टी, जो भी, जैसे आईडी है तो आईडी रिटर्न करा दिया, तो आईडी रिटर्न करेंगे तो वो काम यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा। तो ट्रैक बाय यूज करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हो, जब भी आप इस तरीके का काम कर रहे हो, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपके अपडेट हो रहे हैं, तो यहाँ हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ से आप रिटर्न करा दीजिए जो भी जस्ट टू इम्प्रूव द फंक्शनैलिटी, अपडेट्स को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे। जितने भी मल्टीपल वेरिएबल्स आप एक साथ यूज कर सकते हो, सेमीकोलंस लगा के ट्रैक बाय